नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। ओवैसी के एक संकेत ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश के फॉर्मूले पीडीए के जवाब में ओवैसी ने एमडीए यानी मुस्लिम दलित आदिवासी का फॉर्मूला दिया है, जिसने अखिलेश की टेंशन भी बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी इसे अपने फायदे के तौर पर देख रही है। ऐसे में सवाल यह उठता कि क्या अखिलेश और ओवैसी के फॉर्मूले से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ तो विपक्षी दल एक साथ लड़ने का दम भर रहे, तो दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ सियासी समीकरण खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा में अहम सवाल, ओवैसी का फॉर्मूला क्या टेंशन में आया अखिलेश? भाईजान बिगाड़ेंगे अखिलेश का गेम। दोनों की लड़ाई से क्या बीजेपी को फायदा होगा? एमडीए से अखिलेश को होगा नुकसान? ओवैसी के ऐलान से क्या मुस्लिम वोट बटेगा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। चौबीस की लड़ाई, कौन करेगा चढ़ाई? गठबंधन का गेम, किसको मिलेगा फेम? भाईजान का फार्मूला, कौन करेगा खेला? भाईजान का एमडीए वर्सेस अखिलेश का पीडीए। 24 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में एक और समीकरण के संकेत ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। प्रदेश की 80 सीटों पर नजर गड़ाए बैठे असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा फार्मूला तैयार किया है जिसने अखिलेश की धड़कनों को बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अलायंस के जवाब में एमडीए यानी मुस्लिम दलित आदिवासी को उतारने की तैयारी में है। ओवैसी के इस ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल सा आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इसमें दुनिया में नंबर 1 पर है और देश में कोई विकल्प नहीं है। और तरह तरह के इस प्रकार के गठबंधन बातें चुनाव तक होंगी, लेकिन बीजेपी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा आएगी। जनाधार विहीन लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। पहले तो बड़ी चुनौती इनके लिए है कि सामंजस्य बिठाने के लिए। अभी तो एक बस चल रहा है, बैठ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हाथ मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल पा रहे। समाजवादी पार्टी आज जो भी प्रयास कर रही है, लेकिन उन प्रयासों का असर इसलिए ज़्यादा नहीं हो सकता ज़मीन पे, क्योंकि 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी के, जो उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, अवैध जमीन कब्जा करने वालों का प्रदेश, गुंडई करने वालों का प्रदेश बना के रख दिया था, उसको जनता भी भूली नहीं है। ओवैसी के इस नए समीकरण का सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ने वाला है, क्योंकि मुस्लिम अखिलेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में ओवैसी का मुस्लिमों पर दांव अखिलेश के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब पिछड़ों की बात आती, पिछड़ों के आरक्षण की बात आती, तो समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आती है। दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होते हैं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर लड़ती नजर आती है। ओवैसी जी केवल बयानबाजी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुगलबंदी करते हैं। समाजवादी पार्टी धरातल पर लड़ने का काम करती है, लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। यूपी की 80 सीटों पर हर दल की नजर है। बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। गठबंधन बीजेपी का गेम बिगाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश के पीडीए और ओवैसी के एमडीए ने बीजेपी की राह को आसान कर दिया है, क्योंकि दोनों दलों की आपसी लड़ाई का फायदा सीधा बीजेपी को हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, वीरेंद्र भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, और अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक विक जी, नेता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दीपक विक जी, जिस तरीके से पीडीए वर्सेस एमडीए, क्या रोचक होने जा रही है लड़ाई 2024 की, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना फार्मूला और एक नया फार्मूला ओवैसी साहब ने दे दिया। देखिए, अगर कांग्रेस और जो भी और विपक्षी पार्टियां हैं, वो अगर समाजवादी का पूरे मन से सहयोग और समर्थन करेंगी, तो हमारा मानना ये है कि 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जीत सकती है। क्योंकि और कुछ सीटों के साथ उनके साथ गठबंधन भी होगा तो उनको भी देंगे, पर क्योंकि मुख्य विपक्षी दल हम हैं
उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं उनको बहुत मन से समर्थन हमें देना पड़ेगा, तभी ये जो है हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। और रही बात ओवैसी की, ये जो पीडीए के लेकर फॉर्मूला उन्होंने दे दिया है नया एमडीए। देखिए ओवैसी, मैं बताऊं, बहुत बढ़िया बात आपने करी। जो अपना ओवैसी हैं, देखिए वो धीरे धीरे एक्सपोज हो चुके हैं पूरे भारत के अंदर कि 2014 से पहले ये आदमी कहीं नहीं था, केवल हैदराबाद के अंदर था। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब, जहाँ महाराष्ट्र के अंदर, वो हर जगह जा रहा है और वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़ा करता है और चुनाव लड़ता है। वो बेसिकली वोट कटुआ है, सबको ये पता है। और सबको पता है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी उसको फाइनेंस कर रही है, या बीजेपी उसके जो एजेंडा है तेलंगाना के अंदर, उसके कॉलेज हैं, कुछ है, उनमें जो जांचें चल रही हैं उन पे जांच नहीं कर रही है और उनको पास कर रही है। ये ऐसा मानना है मेरा, और ऐसा ही मेरा मानना उत्तर प्रदेश की जनता का। अनिश त्यागी जी, हालांकि ये कहा जा रहा था कि मुकाबला रोचक होने जा रहा है, लेकिन बी टीम, वैसे की पार्टी बी टीम, सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, फाइनेंस आप लोग कर रहे हैं, ताकि समाजवादी पार्टी जीत ना पाए। देखिए राहुल जी, इस तरह के जो आकलन है या इस तरह के जो कयास हैं, ये विपक्ष के डर को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जिस तरह से जनता से कनेक्ट करते, जनता उनमें पूरा भरोसा जता है। अब सामने चाहे कोई गठबंधन, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, 2014 से लेकर और अब तक जितने छोटे बड़े चुनाव हुए, इसमें तमाम गठबंधनों के सहयोग पक्ष करते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, और उनका नतीजा क्या निकल रहा है ये आपके सामने। जनता का पार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, जबरदस्त मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता वो जनता के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की नीयत और नीति नहीं, देखिए कोई अनिश जी, कोई शक नहीं है जिस तरीके से लगातार जीत दर्ज कर रही है आपकी पार्टी, लेकिन सवाल जब ओवैसी का आता है तो क्यों बीजेपी की बी टीम उनकी पार्टी को करार दिया जाता है? नहीं, ये विपक्ष का आकलन है। देखिए हर आदमी को अपनी राजनीति करने का अधिकार है, कोई बी कहे सी कहे, ये विपक्ष कहता है ना। भारतीय जनता पार्टी तो समूचे विपक्ष को साथ लेके लड़ रही है, उसको सामने रख के लड़ रही है। वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो गठबंधन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, किसी को ए बना रहे हैं, किसी को सी बना रहे हैं, किसी से गलबैया कर रहे हैं, इससे हमारा कोई सरकार नहीं। जनता के बीच जाने का काम जनता पार्टी कर रही है। और आप देखिए पिछले एक महीने जब भीषण गर्मी थी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव, गली गली, घर घर तक पहुंचा है और इन नीतियों को स्पष्ट किया है, जनता की सोची थी। ये है गठबंधन, ये है राजनीति का तरीका। और राजनीति का तरीका जिस तरह से मोदी जी ने और योगी जी ने बदला, उसकी हवा आप जनता को दी है, उसका स्वाद जनता को दिया है। अब वो धोखेबाजी, फरेबबाजी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, माफियावाद, अब इनको नकार, विकास का स्वाद जनता को लग गया है। और जनता को पूरा वीरेंद्र सर, पहले एक एमवाई वाला फैक्टर होता था, लेकिन अब अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, वैसी साहब आकर एमडीए की बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से जो बीजेपी चाहती थी वो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से गठबंधन, लेकिन इन्हीं के एक नेता ने, हो सकता है कि इस चर्चा के दौरान हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ये कह दे कि ये व्यक्तिगत बयान है, बिहार में जो बैठक हुई उसमें AIM का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, उसे लेकर भी बयान आया है। तो फिर बी टीम ए टीम में छोड़िए जी। देखिए ओवैसी जो है ए टीम और बी टीम को लेकर के दर्जनों बार लगातार अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि वो किसी पार्टी की ए टीम नहीं है, उनकी पार्टी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वो लड़ते हैं, उनको लड़ने का अधिकार है। वो लड़ते हैं कर्नाटक में, वो लड़ते हैं महाराष्ट्र में, लड़ते हैं बिहार में, वो लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं उनके अलायंस की बात। ये दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस और दलित मुस्लिम अलायंस और दलित मुस्लिम आदिवासी अलायंस, इस तरीके के जोड़ घटाव की परमुटेशन कॉम्बिनेशन की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजनीति कभी सफल नहीं हुई है।
अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले यूपी में जो 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में हम इसका हश्र देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो समावेशी राजनीति है, जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, जिसके जरिए उसने सबका साथ सबका विकास नारे के साथ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी पंथ मजहब के भेदभाव के आधार पर समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचाया, उसने जो जाति और ये मजहब के गठजोड़ के आधार पर जो समाज को तोड़ने वाली और समाज में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाली ये पीडीए और यादव मुस्लिम, इस तरह की राजनीति की जड़ को बहुत गहरा आघात पहुंचाया है। ये 4 चुनावों से हमने देखा। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों साथ आए और तीनों मिलकर के 80 में केवल 15 सीट जीत पाए। आरएलडी को 1 भी सीट नहीं मिली, बहुजन समाज पार्टी को 10 मिली, समाजवादी पार्टी को 5 मिली। तो उत्तर प्रदेश में ये फार्मूला राजनीति का 1989 में पहले अजगर था, अहिर जाट गुजर राजपूत, फिर वो मजगर हो गया, मुस्लिम अहिर जाट गुजर राजपूत। तो इस तरीके का जो ये जो जोड़ घटाव है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बार ट्राई किया जा चुका है। और मंडल लागू होने के 33 साल के बाद समाजवादी पार्टी को अब ये एहसास हो रहा है कि इस तरीके के जाति और मजहब का गठजोड़ जो है प्रभावी नहीं हो रहा है। तो वो नारा उछाल रही है कि भाई जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। जनवरी में उन्होंने रामायण की चौपाई को मुद्दा बनाया और कहा कि ये चौपाई जो है दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लिए बड़ी अपमानजनक है, इसको हटाया जाना चाहिए। वो मुद्दा नहीं चला तो फिर उन्होंने उसको भुला दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई बयान नहीं आया पिछले 3 महीने। हालांकि अब अखिलेश पीडीए कर रहे हैं। जो रामचरित मानस की मनमोहन गामा जी, नेता एआईएमआईएम हमारे साथ जुड़े हैं, पे आ गए हैं। ठीक है मनमोहन गामा जी, तो इसलिए चर्चा में आपका भी स्वागत है। ये सब फार्मूले की राजनीति चल रही है। पीडीए के सामने, राधे राधे सभी को, पीडीए के सामने एमडीए, और ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप तो बीजेपी की भी टीम है, फाइनेंस होता है, सारी चीजें होती है, सहजता बरती जाती है, जहां जहां चुनाव वहां एआईएमआईएम। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है लेकिन साबित करना बड़ा मुश्किल है। अगर ये वाकई भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उस महागठबंधन के लिए आमंत्रित करना था या नहीं? तो इसे साफ साबित होता है कि ये गठबंधन ईडी और सीबीआई से हिंदुस्तान की आवाम को भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से आजाद कराने के लिए नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान देना चाहते हैं। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बी टीम है तो वो समाजवादी पार्टी है, वो राष्ट्रीय जनता दल है, टीएमसी है, 15 के 15 पार्टियां जो अपने बचाव में, यानी कि देश कैसे बचे, देश में जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं उस मुद्दा पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। महंगाई चरम पे है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, जात के नाम पर एक दूसरे पे पत्थर उछाले जा रहे हैं, कीचड़ उछाले जा रहे हैं। मैं गाजियाबाद की बात बताऊं आपको, 2-4 दिन पहले एक दिलसाद नाम के लड़के की थाने में हत्या हो जाती है, समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट तक नहीं आता है। कल एक शौकत टीचर है, वो अपने कोचिंग सेंटर में नमाज क्या पढ़ा देता है, तो खोरा थाना का थाना प्रभारी उस शौकत को उठाकर जेल भेजने का काम करता है। तो दीपक जी, जो सवाल है गामा साहब का, जरा जवाब दे दीजिए। साबित तो कर नहीं पाए, आरोप लगाने के लिए आरोप लगा दिया जाता है। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई है, बिहार उन्हें भी पटना उन्हें भी ले जाते, लेकिन उन्हें पूछा नहीं गया। और एसटी हसन साहब ने इस बात की वकालत की कि पूछा जाना चाहिए था। इनका वजूद क्या है? कितने % की राजनीति करते हैं? 1 मिनट गामा साहब सुन तो लीजिए। देखिए उस अब एक राहुल जी चुप होंगे तो चुप हो गए, आप बोलिए। आप राहुल जी आप बोलिए। दीपक जी कह रहा था, देखिए इसके लिए तो कोई साबित करने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, आप 2014 से पहले ये हैदराबाद के अलावा कहीं लड़ते थे क्या? एक बात। दूसरा, इनके भाई ने बयान दिया, ओवैसी के रात दिन बयान जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं। एक मिनट देखिए मेरी आप पूरी बात, किस तरह के इनके बयान आते हैं। ये कभी आज तक गिरफ्तार हुए?
विपक्ष का और कोई भी नेता जरा सा बयान देता है, जरा सी कोई बात करता है, उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं। ना उन पे ईडी का छापा पड़ रहा है, ना उनके सीबीआई का छापा पड़ रहा है। आप ये देखिए ना, आप कभी इनके भाई पे या इनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है, या इनके बयानों पे इनकी कोई गिरफ्तारी हुई है? यही सिद्ध करते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। मैं मान लेता हूं बीजेपी की बी टीम है, दीपक और वोट मैं मान लेता है। हूं आपकी बात, ये हर जगह जाके वोट काटते हैं, इनका काम है। लेकिन इससे घबराहट क्यों समाजवादी पार्टी में? इससे तनाव क्यों? इससे टेंशन क्यों? एक मिनट गामा साहब, एक मिनट। बात देखिए, इनको बोलिए मछली बाजार ना बनाए, चुप रहे। ठीक है दीपक, हाँ दीपक विक जी जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। इसमें टेंशन वाली क्या बात हो गई? इसमें इतना तनाव क्यों? मैं मान लेता हूं एक बार की बात, आपने जो बात कही वो सही। देखिए इसमें कोई टेंशन, देखिए हाँ इसमें हाँ हम तो इनको कोई पैमाना देते ही नहीं। उत्तर प्रदेश में ये लड़े थे, इनको एक भी सीट नहीं मिली। आप देखिए थोड़ा बहुत इन्होंने वोट जरूर काटा है, पर ये कहीं भी नहीं रहे, इनको लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमें इनसे कोई टेंशन नहीं है। और नीतीश कुमार जी जो है वो संयोजक है, तो उन्होंने नहीं बुलाया इनको। ये जो इनको अपना गिला शिकवा है वो नीतीश जी से बात करें उस बारे में। लेकिन आपके सांसद साहब ने तो बोला कि इन्हें बुलाना चाहिए। आपके सांसद हैं एसटी हसन साहब की अपील को भी सुन लेते हैं आप। एसटी हसन या बर्क साहब ने जो भी कोई बयान दिया है वो उन्होंने, देखिए एक मिनट, उन्होंने एक मिनट उनकी, राहुल जी आप तो देखिए हर चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आप खुद, उन्होंने अपने बयान को शुरू करते ही पहली लाइन ये बोली है कि ये हमारे व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का नहीं है। ये उन्होंने बोला है, आप खुद देखिए। लेकिन ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सांसद न मानते हुए मैं एक मुस्लिम मान लेता हूं, है ना जहन में ये चीजें, जहन में है ना। चलिए हम उनको ना मानते हुए व्यक्तिगत तौर पर हम उन्हें मुस्लिम मान लेते हैं, मुस्लिम चेहरा मान लेते हैं, मुस्लिम नेता मान लेते हैं, है ना ये जहन में उनके। एक मिनट गामा साहब, बात तो पूरी होने दीजिए। गामा साहब बीच में नहीं, बीच में देखिए वो, देखिए वो तो, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो तो देखिए उनके, उन्होंने खुद बोला है कि हमारे व्यक्तिगत विचार है। मैं फिर वही कह रहा हूं, बीजेपी के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन और रिजवी साहब जो है, इन सबका जो इनके अपने व्यक्तिगत विचार आते रहते हैं। वोटर जो वोटर आप लोग कहते हैं ना हमारा ये वोटर है, उसमें एक संदेश तो जाएगा अनिश त्यागी जी, फायदा तो मिलेगा, इतना तो तय है। पता चले कि दो की लड़ाई में तीसरा फायदा बीजेपी की। हमारा वोटर, देखिए हमारा वोटर पिछड़ा वर्ग भी है, हमारा अल्पसंख्यक में शांत कराइए, ये परेशान है। हाँ देखिए हमारा, देखिए हमारा पिछड़ा वर्ग भी हमारा वोटर है, अल्पसंख्यक भी। ये सवाल दीपक जी, अनिश जी, हमारे वोटर सभी जाति, सभी धर्म के जो नतीजे आए हैं उससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का भी खूब सही, और 100 के करीब जो जनप्रतिनिधि, 350 के करीब टिकट दिए हमने, 100 के करीब जीते। तो ये जीते हैं तो ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है सबका साथ सबका और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पास हो रहा है। अब वो जो डराकर, मुस्लिमों को डराकर राजनीति करने वाले दल थे, जो उनको एक हवा दिखाकर राजनीति करते थे, उन्हें वोट बम की तरह इस्तेमाल करते थे, वो समझ गए कि किसके साथ रहने को पाए, उनकी समझ आने लगा है। उसका नतीजा आपको दिखाया चुनाव, और ये नतीजा दिखेगा लोकसभा में जो 80 सीटें जीतने का उत्तर प्रदेश लक्ष्य रखा है, वो अपने आप में एक, आपको लगता होगा, विपक्ष को लगता होगा ऐसा है, परंतु वो संभव होने जा रहा है। 80 सीटें हम जीत रहे हैं, कांग्रेस विदा हो जा रही है और विपक्ष ABCD में लपट के रह जाएगा। ये आपस में एक दूसरे की ABCD करते रहेंगे, इनकी कुंठा अपने आप में जाहिर रहेगी, और नकारात्मक राजनीति करने का जो दंड इनको जनता, ऐसा है क्या दीपक जी? वो लोकसभा, दीपक जी संक्षेप में जवाब दीजिए, बाकी मेहमान भी हैं। देखिए मैं, इन्होंने निकाय चुनाव का उदाहरण दिया। निकाय चुनाव में क्या हुआ देखिए आप, DM ऑफिस के अंदर पूर्व MLC पीटे गए, किसी को फार्म नहीं जमा होने दिए गए, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। दुनिया ने इनका तांडव देखा, इन्होंने वो तांडव किया जो कांग्रेस के राज में भी कभी नहीं हुआ। निकाय चुनाव के अंदर इन्होंने लोगों को फार्म नहीं भरने दिए, किसी को खड़ा नहीं होने दिया, जबरदस्ती जो कुछ फार्म भरे गए जबरदस्ती वो निरस्त करे गए। ऐसा गुंडा राज सबके पास, देखिए ट्वीट पे और फेसबुक पे, अखबारों, एक मिनट देखिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरी बात को सुने।
देखिए आप मेरी बात, कुछ नहीं है। देखिए आप, गुंडागर्दी थी, पुलिस के साथ मिलकर आपने पूरी गुंडागर्दी करी उसमें। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और देखिए ये आपको भुगतना पड़ेगा समय आने पे। जो आदमी जैसा करता है वैसा भरता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये क्या इसको चेतावनी समझी जाए या सलाह? राहुल जी ये भुगत रहे हैं जो 2012 से लेकर 17 तक इन्होंने तांडव मचाया था। नहीं बिल्कुल, मैं जनता जो है इसका समय आने पे इनको जवाब देगी। जनता समय आने पे इनको जवाब देगी। गामा जी, इतनी परेशानी आपकी ट्विटर पे, फेसबुक पे, पेपरों की कटिंग में सारे इनके प्रूफ है। किसी को नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को जरूर परेशानी क्यों होती है? ऐसा क्या करते हैं आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी को परेशानी ये है कि ये अब तक जिस समुदाय के वोट पर ये शासन करते रहे, उनको ये गुमराह करके सत्ता प्राप्त किया। और आज वो लोग जाग चुके हैं। कहते हैं कि अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। अब वो गर्दनें जो है उठनी शुरू हो गई है। उन्हें ये पता चल चुका है कि समाजवादी पार्टी वोट तो हमसे लेती है और मजबूत खुद के परिवार को करती है। और जब बात उसके समाज के उसके हक की करनी हो, उस वक्त उनके मुंह पर ताला लग जाता है, टेप लग जाता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ ट्वीट के माध्यम से उस समाज की सेवा करना चाहते हैं, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जिस किसी भी समाज के साथ गलत हुआ है या होगा, उसके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा रहेगा, संघर्ष किया है और करता रहेगा। जहां तक इनका कहना जेल जाने की बात, ये सबको पता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हक और सच की आवाज है। जब उन्होंने बोला, उनके खिलाफ FIR भी हुई, जेल भी वो गए, लेकिन उसी कोर्ट ने, उसी अदालत ने उनको बरी भी किया है साहब। तो यानी कि आपके खिलाफ अगर गायत्री प्रजापति पे मुकदमा दर्ज हो, वो भी ऐसा मुकदमा, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी अपने मंच पर उसको घुमाते रहे, उसको चुनाव लड़ाते रहे, तो ये बहुत वीरेंद्र भट्ट सर, और देखिए वोटर्स की मानसिकता बदली है, लेकिन कुछ दल हैं उनके काम करने का तरीका नहीं बदला या उनके नेताओं की मानसिकता नहीं बदली, फिर उसी पुरानी पद्धति पर चलने की कोशिश हो रही है, जिसे वोटर्स कहे कि धरातल पर उतरना नहीं देना चाहते। क्या करने की ज़रूरत है? अगर मैं कह रहा हूं कि ओवैसी साहब भी आते हैं, लड़ाई, बेहतर नेता है, बेहतर रणनीति है, तो जीत से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे पटना में बैठक करें या उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़े, सवाल मानसिकता को लेकर है। देखिए, सवाल को जो भी सवाल है उसका जो है उसका निर्णय जनता कर देगी। अभी भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 प्रमुख राज्यों में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। और इन चुनाव के परिणाम क्या होते हैं उसके बाद तय हो जाएगा कि ऐसी पार्टियों का भविष्य क्या होने वाला है। जो भी मानसिकता ओवैसी की हो, लेकिन ये एक फ्रिंज की पार्टी है, ये मुख्य धारा की पार्टी नहीं है और ये आज तक बन नहीं पाई है। ये तमाम राज्यों में हाथ पांव मार रहे हैं और जिस तरीके से राजनीति बाईपोलर होती दिख रही है कि अगला चुनाव लोकसभा का NDA में और बाकी सभा विपक्ष के बीच में होने जा रहा है, तो इस तरीके के पोलराइज चुनाव में इस तरह की छोटी छोटी पार्टियों के लिए तो अपना अस्तित्व बचाना ही मुख्य संघर्ष हो जाता है। तो ओवैसी को केवल जो है अपनी हैदराबाद की सीट को बचाना ही अंततः आप देखिएगा सबसे बड़ी चुनौती होगी। और उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में ये थोड़ा बहुत गुणा भाग करके छुटपुट ये अलायंस करके कुछ सीटें जीत सकते हैं कुछ राज्यों में विधानसभा की। एक चीज ये भी है कि वोट काटेंगे क्या? ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के बाहर समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे क्या? ओवैसी साहब की पार्टी समाजवादी पार्टी के वोट काटेगी, जो बार-बार वोट काटा था इन्होंने विधानसभा के चुनाव में, वोट काटा था विधानसभा के चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव के में कोई खास सिग्निफिकेंट वोट काट पाएंगे समाजवादी पार्टी का, ऐसा कहना अभी मुश्किल लगता है। और ये जो मुश्किल है, ऐसा ये पीडीए एमडीए जो तमाम कवायद है, ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के वोट काटे से बीजेपी को परिभाषित करेंगे। नहीं, अगर पोलराइज चुनाव हो गया और अगर राष्ट्रीय स्तर पे 2 गठबंधन हो गए तो इस तरह की फ्रिंज पार्टियों की भूमिका बहुत सीमित हो जाती है और इनके सामने केवल चुनौती रहती है कैसे अपने अस्तित्व को बचाएं। तो ओवैसी के सामने चुनौती केवल होगी हैदराबाद सीट को बचाना
वो यूपी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी हालांकि एक सीट जीत गई थी महाराष्ट्र दीपक जी, में, डरने वाली कोई बात ही में नहीं है उत्तर प्रदेश में उनको कुछ समाजवादी वोट पार्टी मिल को। गया था, कर्नाटक में भी, लेकिन यूपी में कुछ कर पाएंगे ऐसा कहना बहुत मुश्किल है अभी। नहीं, एक मिनट ये चुप कर आपके इस एनालाइज गामा साहब नहीं रुक मानता। जाइए, हाँ, राहुल जी क्या कह रहे थे? थम जाइए। तो डरने वाली कोई बात नहीं है समाजवादी पार्टी को, बेधड़क लड़े। हाँ राहुल जी क्या कह तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताऊं, हमें बी बिल्कुल टीम क्यों कह लोकसभा रही के है? अंदर कोई भी किसी तरह का डर नहीं। और मैं आपको बताऊं, हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, विश्वास सूत्रों से तब ये भी है, बिल्कुल अभी वीरेंद्र ने सही बोला कि भाजपा और आरएसएस के लोगों की ओवैसी के साथ मीटिंग हुई है। उसमें यह तय हुआ है कि लोकसभा में आपका बहुत स्टेक नहीं है, इसलिए अपने सारे वोटर को पसमानदा मुस्लिम के नाम पे आप बीजेपी को ट्रांसफर कर दें। इसीलिए जगह जगह जाके पसमानदा ऐसा है क्या मुसलमानों की अवनीश जी? मीटिंग कर रहे हैं। अवनीश जी, ऐसा है क्या? तो ये जो अपना वोट है, अपना वोट ट्रांसफर कराने के लिए इन्होंने ओवैसी से जो है मदद मांगी है। दीपक जी का जो सवाल है, आप लोग कौन से सूत्र हैं, इन्हें अपनी पार्टी का नहीं पता, स्वर्गीय अपनी योजनाओं का नहीं पता, आदरणीय लोग इनसे भाग रहे प्रधानमंत्री जी हैं, को आशीर्वाद सहयोगी देते हैं इनसे कि भाग पुनः रहे हैं। प्रधानमंत्री अब बने। ये ऐसी हालात में कौन से सूत्र इनको बता रहे हैं, ये इनको ही भगवान जानते हैं। इन्हीं को बुद्धि इतनी दे, इतनी दूरदर्शिता ये अपनाए। नहीं, पसमानदा मुसलमानों की आप मीटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? पसमानदा मुसलमानों की आप मीटिंग कर रहे हो ना? हम कर रहे हैं दीपक जी, हम सब की कर रहे हैं। हमारा मंत्री सबका साथ सबका विकास है। हम किसी को टारगेट नहीं करते, हम टारगेट करते हैं विकास को। ठीक है, चलिए आप दोनों होता है विकास बिना भेदभाव के होता जरा है, बिना शांत हो पक्षपात के जाइए। होता है, बिना परिवारवाद के होता है। ठीक है अवनीश जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अखिलेश ने फॉर्मूला दिया पीडीए का, और वहीं अब एमडीए का फॉर्मूला दे रहे हैं ओवैसी, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का हर बार यही कहना होता है कि ये तो बीजेपी की बी टीम, लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी के नेता कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिनका वोट अब तक लेकर समाजवादी पार्टी मजबूत होती रही, उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। सवाल 2024 को लेकर है, क्या इस फॉर्मूले से लड़ाई दिलचस्प होने वाली है? इसके लिए इंतजार करना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।